स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम सॉल्यूशन को थोड़ा और पढ़ने आए हैं और बहुत सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो लास्ट की जितनी भी क्लासेस थी उनके अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन को समझा कि सॉल्यूशन का असली मीनिंग है क्या। जो हम आधी अधूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन की, वो बेटा जी सॉल्यूशन को अच्छे से डिफाइन नहीं करती। वो आपकी 9th क्लास तक ठीक है। यहां पे मैंने आपको प्रॉपर एक डेफिनेशन दी सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद हमने देखा कि सर जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर कंसंट्रेशन की कहानी होती है। तो कंसंट्रेशन की कहानी को समझने के लिए, मतलब कंसंट्रेशन जो है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टर्म्स थी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें थी। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लास्ट क्लासेस तक डिस्कस कर ली। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज बेटा जी हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो है हमारा सॉल्युबिलिटी की कहानी। वो है हमारी सॉल्युबिलिटी की कहानी कि सर सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। सॉल्युबिलिटी होती क्या है सर? सोचो जरा। सॉल्युबिलिटी क्या है कि हम जनरली अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें कि सर ये मेरे पास एक कोई सॉल्वेंट है, या आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया। ये क्या करा? हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया। ये मेरे पास सॉल्वेंट है। अगर मैं इस सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करूं तो ये देखते हैं कि सर इस सॉल्यूट का कितना अमाउंट इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है एट नॉर्मल कंडीशन पे, है ना। ये नहीं कि आप जबरदस्ती प्रेशर टेम्परेचर दो तो कहानी बदल जाएगी। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं है हमारे पास सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, अब यहां देखो कि सर सॉल्युबिलिटी का मतलब तो समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि सर सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। कोई कंडीशनल नहीं है, बिना किसी कंडीशन के। अगर मैं यहां पे देखूं तो बेटा जी हमारे पास जो सॉल्यूशन की कहानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम सॉल्यूशन किसका पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी स्टेट लिक्विड हो, और उसके तीन ही तरीके हैं। या तो आप सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हो, सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हो, या फिर आप बेटा जी लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हो, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि सर आप एक गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो और उसका जो सॉल्यूशन आप बनाओगे, दैट इज। ये तीन टाइप के हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं बेटा जी तो मुझे यहां पे सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखनी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिक्विड और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का इतना कुछ खेल नहीं है, यहां तो आराम से सॉल्युबिलिटी रहती है। और उसके बाद हमें गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। भाई लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व तो आप करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आती है वो सॉलिड इन लिक्विड में आएगी और गैस इन लिक्विड में आएगी। तो ये ही दोनों की सॉल्युबिलिटी हमको पढ़नी है। और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जो ये दो चीजें सॉल्व कर देगी। कौन कौन से हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना अच्छी चीजें सीखने के लिए। तो देखो यहां पे ध्यान से, मैं इसको रफ करता हूं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। चलो देखो, अब हम बात करते हैं कि सर मैं किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूं और सॉल्यूशन बनाता हूं कि सर कहानी क्या है उसकी। देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, है ना, उतना, क्योंकि हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। अब हमें डेफिनेशंस याद नहीं करनी, सिर्फ उसका मतलब समझना है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं। क्योंकि रिटन एग्जाम नहीं है ये। रिटन एग्जाम होता तो प्रॉपर डेफिनेशंस लिखवा देता मैं। तो प्रॉपर डेफिनेशंस लिखवाने में टाइम खराब करने से बेटर है कि हम कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर ले। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं तो सर पहली बात मेरी जो डिस्कशन है वो सॉलिड इन लिक्विड के अंदर है। वो किसके अंदर है? सॉलिड इन लिक्विड। सर इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अगर मेरे पास वाटर है, उस वाटर के अंदर अगर शुगर को डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो भी सॉलिड इन लिक्विड का ही सॉल्यूशन है ना।
अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो भी सॉलिड इन लिक्विड का ही एग्जाम्पल है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेटा जी हमारे पास गिवन है। ठीक, तो आप इसके बारे में जानते क्या हो कि सर ये मेरे पास एक सॉलिड है, ध्यान से समझना कि सर ये मेरे पास एक सॉलिड है, ये मेरे पास एक सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है, ये मेरे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट है। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में एक सॉल्वेंट है। आप क्या करोगे कि सर इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट को डालने की कोशिश करोगे, सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे। यही तो है हमारा काम भाई, यही काम है हमारा, और तो कोई काम ही नहीं हम पे। चलो अब देखो कि क्या क्या कहानियां यहां पर होंगी कि जब आप एक सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे। तो यहां पे जब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे तो यहां पे आप दो चीजें देखते हो बेटा जी। एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, और दूसरी टर्म यहां पे मिलेगी जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझो कि इनका मतलब क्या होता है ना। चलो समझते हैं कि सर डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, सर क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, ये दोनों मतलब हम समझते हैं। अब देखो कि जब आपके पास लिक्विड था, अब आपके पास जब लिक्विड था उसमें आपने सॉलिड के मतलब सॉल्यूट के सॉलिड पार्टिकल्स को डाल दिया। ठीक है, पार्टिकल्स गए सर, यहाँ पे अंदर पार्टिकल्स गए, ये रहे पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू वाले, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। अब जब ये पार्टिकल्स बेटा जी इसके अंदर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपका सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर। बस इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन के नाम से पता चल रहा है सर डिसॉल्व होना। तो स्टार्टिंग कहां से हुई कि सर सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो रहा है इन सॉल्वेंट, बस इसी कहानी को तो हम डिसोल्यूशन कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन का मतलब ही यही है कि सर सॉल्यूट के पार्टिकल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, डिसॉल्व हो रहे हैं। लेकिन आप एक बात तो जानते हो कि सर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं कि आप कितना भी मिलाते रहो। एक ग्लास मैंने पानी ले लिया, एक चम्मच चीनी डालूंगा घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो रहा है। 2 चम्मच डालूंगा वहां पे भी डिसोल्यूशन हो, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आप शुगर डालते रहोगे वो हमेशा डिसॉल्व होती रहेगी, नहीं, रुक जाएगी, वो डिसॉल्व होना बंद कर देगी एक टाइम के बाद। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि सर इनिशियली तो यही होगा कि आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट के अंदर, जिस प्रोसेस को आप डिसोल्यूशन कह देंगे। अब कहानी क्या होगी कि सर ये आपका क्या बन गया, ये आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा जी, सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। ध्यान से देखना, अब ये जो सॉल्यूशन आपका बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉलिड सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, उसके साथ साथ सॉल्वेंट तो है ही है। अब क्या करोगे बेटा जी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जब बहुत सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स चले जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा आप क्या करोगे सर, एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालोगे। तो अब कहानी क्या होगी कि सर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो पहले से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन, जो सर हम बाद में सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है। बाहर से जो आप डाल रहे हो दोबारा सॉलिड सॉल्यूट, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद वो ग्रुप बना लेंगे। और बेटा जी जैसे ग्रुप बना लेंगे ऑब्वियसली कि उनका मास थोड़ा सा भारी हो जाएगा, जिस वजह से वो पीपीटी बना लेंगे, और पीपीटी बना के वो बॉटम पर चले जाएंगे। बॉटम पे जाने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन से अलग हो गए, वो सॉल्यूशन से अलग हो गए, आइसोलेट हो गए। सॉल्यूशन से क्या हो गया बेटा जी, वो आइसोलेट हो गए, अलग हो गए। तो अगर मैं इस बात को थोड़ी गहराई से समझूं कि सर स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन का फिनोमेना स्टार्ट होता है, डिसॉल्व होनी चीजें स्टार्ट होती हैं। जैसे जैसे डिसोल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना भी स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि हो क्या रहा है कि सर सॉलिड के पार्टिकल्स कोलाइड करके ग्रुप बना के पीपीटी आउट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को अलग कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल हैं ग्रुप बना के अलग हो रहे हैं ना। तो एक बात देखो कि सर यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि सर सॉल्यूट है और वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो रहा है, बना क्या रहा है सर सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, इनिशियली क्या हुआ कि सर ऐसा ही हुआ कि सॉल्यूशन बनाया उसने,
और जब सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन बनाता है, इसे तो हम डिसोल्यूशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। लेकिन कुछ टाइम बाद होगा कि जब सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद भी आप अगर सॉल्यूट डालोगे तो कहानी क्या होगी कि सर वो कोलाइड करके ग्रुप बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे और उसे आउट कर देंगे। मतलब सॉल्यूशन आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में फिर अलग हो जाएगा। जो पीपीटी आपको मिल रही है वो सॉल्यूट की मिल रही है, तो वो तो आइसोलेट हो गई ना, वो तो बॉटम साइड पे चली जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस बेटा जी आपका क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये कंडीशन मेरी आ गई कि बेटा जी आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन बन गया, फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट बनाएगा। लेकिन इसकी कब आएगी कंडीशन, कब आएगी? ये आएगी बेटा जी जब आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जब आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है सर? देखो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करूं, ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी के अंदर में 1 चम्मच चीनी डाल के उसका सॉल्यूशन बना दिया, और एक तरफ मैंने क्या करा कि 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 5 चम्मच चीनी बना के रख दिया, दोनों सॉल्यूशंस तैयार कर दिए। अब बेटा जी जो आपका 1 चम्मच वाला सॉल्यूशन था उसकी अब भी कैपेसिटी है कि वो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट को अब भी डिसॉल्व कर सकता है, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब भी उसके पास टेंडेंसी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, इसलिए हम उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब कि सर नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर चुका है। अब सॉल्यूट अगर आप डालोगे तो उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो जैसे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, मतलब आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया। इसका मतलब कि अब आप इस सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ये कहानी है हमारे पास इक्विलिब्रियम की। तो आपसे कोई डिसॉल्यूशन का मतलब पूछे तो आप बता सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये जब इक्विलिब्रियम में आएगा आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो जाएगा, है ना। अब उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब तो बस ये इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा, ये मिलेंगे, इसमें कन्वर्ट होंगे, ये बैक चला जाएगा। कुछ इस तरीके की कहानी आपकी होगी। तो ये था हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड की कहानी कि सर जब हम किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को डालेंगे तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। ये कहानी आपको मिलेगी डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि बेटा जी यहां पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपसे इनके फैक्टर्स से पूछे जाते हैं। ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो इनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकें, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकें या सॉल्युबिलिटी को घटा सकें। आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं आगे की बातें, ठीक है। चलो देखो इधर, अब आपने सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ लिया कि सर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो वहां डिसोल्यूशन भी जन्म लेगा, वहां पर क्रिस्टलाइजेशन भी जन्म लेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में भी आ जाएंगे। वो कब आएगा? जब आपका सैचुरेटेड जो आपका सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं बेटा जी इनके फैक्टर्स की कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट कर सके, इनकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सके। समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक है। इस बात को समझना कि क्या कहना चाह रहा है। देखो ध्यान से कि सर अगर मैं इस बात को समझूं तो सर मेरे पास 3 तरीके के फैक्टर्स मुझे मिलते हैं। पहला मिलेगा बेटा जी मुझे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनका नेचर मिलेगा मुझे, इनके नेचर पे भी डिपेंड करेंगे। दूसरा रहता है बेटा जी इनका टेम्परेचर, एंड द थर्ड वन इज प्रेशर। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनका मतलब समझते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझाता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं।
अगर मेरे पास बेटा जी ये कहानी है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड होती है, वो मैं समझाता हूं। इसका मतलब है कि सर लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक टैगलाइन है इसकी कि सर लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे में तैसा ही डिसॉल्व होगा, है ना। मतलब एक जैसी चीजें ही डिसॉल्व होती हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि बेटा जी अगर आपके पास सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तभी वो मिक्स होगा। अगर आपके पास सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो बेटा जी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये हमारे पास कहानी है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट की कहानी यही है ना। ऐसा नहीं है कि सर कोई नॉन पोलर आप पोलर के अंदर डिसॉल्व कर दो, बिकॉज ये जो कहानी है हमारी, ये क्यों होता है सर ऐसा कि पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व हो, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो? ये सारी कहानी डिपेंड करती है इंटरैक्शन के, ये सब डिपेंड अपॉन इंटरैक्शन। अगर दो चीजें अच्छे से इंटरैक्ट कर रही हैं तो दैट मीन्स कि उनके पास टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकती हैं। अगर उनके बीच में इंटरैक्शंस नहीं है तो वो किसी भी हालत में डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये थी हमारे पास क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कहानी। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल सा फैक्टर है कि अगर एक जैसी चीजें होंगी, दोनों स्ट्रॉन्ग पोलर है, तो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगी, है ना। और अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो सर वो तो डिसॉल्व ही नहीं होगी, तो बहुत दिक्कत करेगी डिसॉल्व होने में। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब मैं आपको आगे बताता हूं, जो इसका मेन फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करता हूं। ध्यान से देखो कि अब हमारा जो डिस्कशन है, अब बेटा जी जो हमारा डिस्कशन है वो बात करते हैं हम टेम्परेचर फैक्टर पे। अब हम बात करते हैं किस पे, टेम्परेचर के फैक्टर पे, टेम्परेचर के फैक्टर पे। टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है बेटा जी यहाँ पे। टेम्परेचर की अलग ही कहानी चलेगी, क्या समझो। जनरली ये मैं देखता हूं बेटा जी कि जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है। जनरली कैसा होता है कि अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालोगे तो वो रिएक्शन बेटा जी आपकी एंडोथर्मिक होती है। वो रिएक्शन कैसी होती है या वो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जनरली। ये बात ध्यान रखना, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी दिखा दूंगा जो नहीं होते, जैसे पानी के अंदर सर्फ डाल दो, सर्फ तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पे हीट रिलीज होती है। आप देखना हाथ डाल के कभी, आपको बड़ा गरम गरम सा फील होगा, है ना। तो वो क्या है कि सर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां पे कहानी क्या है कि सर अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, तो आप क्या कहना चाहते हो इससे? एंडोथर्मिक का मतलब आप जानते हो कि सर डेल्टा एच यहां पर पॉजिटिव होगा, और क्या जानते हो, और ये जानते हो कि सर इनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो आप जानते हो सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप 100% जानते हो। गॉट इट। अब देखो यहां पे कि सर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपने देखा कि सर मेरे पास सॉल्यूट है प्लस वो सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, और उसके बाद एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन आ रही है जिसमें आपका सॉल्यूशन बन रहा है। ये तो हमने देख लिया था कि कहां से आया ये कॉन्सेप्ट। और ये रिएक्शन आपकी मान लो कि एक वैसल के अंदर है, ये किसी एक वैसल के अंदर मैंने रिएक्शन करा दी, समझ लो ये आपकी एक किसी वैसल के अंदर रिएक्शन हो रही है, समझना। अब यहां ध्यान से देखो कि बेटा जी अगर मेरे पास ये रिएक्शन है और आप चाहते हो कि टेम्परेचर के चेंज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़े। यहां सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि सर अगर सॉल्यूशन ज्यादा बन रहा है, अगर सॉल्यूशन ज्यादा बन रहा है इस रिएक्शन में, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा ही है। भाई सॉल्यूशन कब ज्यादा बनेगा? जब ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा। भाई मोर सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो जाना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन ज्यादा बनेगा, दैट मींस सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो यहां पे कि सर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ज्यादा बनाना है। लेकिन यह दिक्कत क्या है कि सर ये रिएक्शन कैसी है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन की प्रॉब्लम है कि सर सॉल्यूशन जैसे ही बन रहा होगा फिर क्रिस्टलाइजेशन की कहानी चल रही होगी, फिर डिसोल्यूशन की कहानी, फिर क्रिस्टलाइजेशन की कहानी, ऐसा कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं। तब मुझे किसकी याद आई बेटा जी? मुझे याद आई ली चैटेलियर सर की। जब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखी और मुझे क्या चाहिए था, एक डिजायरेबल प्रोडक्ट, तब मुझे किसकी याद आई? ली चैटेलियर सर की। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल था बेटा जी एक, जो आपको क्या बताता था कि आप कुछ भी कोई भी फैक्टर डालकर
आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक बहुत स्टेबल स्टेट है। अगर आपने कुछ भी करके उसे डिस्टर्ब कर दिया तो वो दोबारा चाहेगा कि इक्विलिब्रियम हो जाए, तो दोबारा चाहने के चक्कर में वो आपका काम कर जाएगा। कैसे, वो समझो, देखो ध्यान से। तो अब हम देखेंगे कि सर ये कैसे इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर हम सॉल्यूशन को कैसे बनाएं, मतलब अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट की तरफ कैसे पहुंचे। तो ली चैटलियर सर ने इसमें हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने कहा कि सर आपको ये तो पता है कि ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक अगर ये प्रोसेस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको यहां पे हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनको अगर हीट दे दें हम तो इनको हीट की जरूरत है। अब मानो कि ये जो मेरे पास वेसल है, इस वेसल को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, इस वेसल को बेटा जी मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, समझो। अब जब मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, पूरे के पूरे कंटेनर को हीट दूंगा, कंटेनर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूशन भी है, बिकॉज इक्विलिब्रियम में रिएक्शन सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इसको हीट दूं तो आपको पता है कि हीट का भूखा कौन है? यहां पे हीट का भूखा सर ये वाला सेक्शन है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हीट बहुत ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा? सारी की सारी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही बेटा जी ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी कि सर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहां पे हीट बहुत ज्यादा हो गई, यहां हीट कम है, सारी की सारी हीट ले ली इसने। अब अगर बेटा जी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेबल स्टेट है। तो भाई अगर स्टेबल स्टेट आपकी हट गई तो आप दोबारा चाहोगे कि स्टेबल स्टेट आ जाए, मतलब कि अब ये दोबारा, ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये दोबारा चाहेगी कि इक्विलिब्रियम आए। तो दोबारा चाहने के लिए क्या करेगा? ये कहेगा भाई तुमने बहुत सारी हीट ले रखी है और मुझे चाहिए इक्विलिब्रियम, तो आप ऐसा करो कि जितनी हीट ली है उतने से आप सॉल्यूशन बना दो, उतने से आप क्या करो? सॉल्यूशन बना दो। इसलिए इक्विलिब्रियम को रीअटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को रीअटेन करने के लिए हम रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देंगे, रिएक्शन को बेटा जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रही है तो आपको दिख रहा है कि सर सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। अब आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बननी स्टार्ट होगी, सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। और अगर सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया दैट मींस कि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। अब ज्यादा सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसका मतलब यही है कि सर सीधे सीधे से क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो ये बात याद रखना है कि सर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट को बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये पूरा एक रीजन है जो ली चैटलियर ने हमें हेल्प की, जिसके थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं एक बार समराइज कर देता हूं चीजों को, ठीक है? मैं समराइज कर रहा हूं, देखो इधर हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा टेम्परेचर से, समझते हैं इस बात को। हमने टेम्परेचर से सीखा क्या? हमने सीखा बेटा जी टेम्परेचर से कि अगर मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मेरे पास अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मेरे पास कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को, जो मेरे पास टेम्परेचर है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं या टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। मान लो कि रिएक्शन अगर आपकी एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसके अंदर बेटा जी आपका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब ये हमने देख लिया कि सर ये कहानी है हमारे पास किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की। टेम्परेचर का ये रोल रहेगा हमारे पास। अब दूसरा जो कंसेप्ट है, अब देखो ये तो टेम्परेचर की कहानी हो गई। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बढ़िया बढ़िया बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा।
ये तो हो गया सर हमारे पास ये। अब यहां पे ध्यान से देखो कि एक और फैक्टर रह गया सर, वो फैक्टर है मेरे पास, वो फैक्टर है मेरे पास, वो फैक्टर है मेरे पास प्रेशर। वो फैक्टर मेरे पास क्या है? प्रेशर। अच्छा, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो ये जो प्रेशर वाला फैक्टर है, ये बेटा जी प्रेशर हमेशा वही अपना इफेक्ट दिखाएगा जहां पे कंप्रेसिबल का कॉन्सेप्ट होगा। मतलब जहां चीजें कंप्रेस हो सकती हैं, प्रेशर वही काम कर सकता है। मान लो कि अगर ये चीजें हैं दो पास पास हैं, तो आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप इन पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज प्रेशर अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, कंप्रेस ही नहीं हो रही। अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, ये एटम दूर दूर है, तब आप कंप्रेस कर सकते हो, बिकॉज ये कैसे कंप्रेसिबल। अभी कंप्रेस होने की टेंडेंसी है इनके पास, लेकिन यहां पहुंच जाएंगे तब ये कंप्रेस होने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। तो यहां पे क्या है कि सर ये जो फैक्टर है, इसका जो इफेक्ट है वो हमेशा उन चीजों पे है जो कंप्रेसिबल है, जो कैसी है, जो कंप्रेसिबल है। अब समझो कि सर यहां पे हम किसको मिक्स कर रहे हैं? सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। अगर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं बेटा जी, तो कहानी क्या होगी कि सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर मिक्स, क्योंकि सॉलिड आपका नॉन कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड आपका क्या है? नॉन कंप्रेसिबल। तो प्रेशर कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, वो कभी भी इसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं ला सकता, बिकॉज जो सॉलिड सॉल्यूट है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो याद रखना कि सर प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कुछ नहीं रहता। हालांकि आगे रहेगा, यहां पे नहीं रहेगा, ये क्लियर है एकदम, ये एकदम क्लियर है कि सर यहां इसकी कोई कहानी नहीं रहने वाली। तो ये था हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड की कहानी। चलो इसको रफ करते हैं, एक दो तीन बातें करते हैं हम, अच्छी अच्छी सी क्या है वो बातें समझते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा जी, ध्यान से समझो एक बात, कि अभी आपने देखा कि सर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और जनरली सॉलिड इन लिक्विड में ऐसा ही होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसको ध्यान रखो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फैक्ट्स क्या है कि सर अगर सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड है, दूसरा क्या है कि मान लो कोई गैस इन लिक्विड है। हालांकि गैस इन लिक्विड का भी डिस्कशन हम करेंगे, गैस इन लिक्विड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड इन लिक्विड है तो हमने देखा कि सर जनरली ये कैसे होते हैं, ये जनरली सर एंडोथर्मिक होते हैं, ये जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूं तो बेटा जी ये जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, समझना इंपॉर्टेंट है वो। अब यहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि जब जनरली आप कभी भी चाय की बात करते हो तो मैं आपको ऑप्शन दूं कि चाय आपको गर्म चाहिए या ठंडी चाहिए। अगर आपके मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूं, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूं, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी हैं वो सब एग्जांपल्स हैं गैस इन लिक्विड के, पढ़ेंगे अभी हम, देखेंगे बहुत डिटेल से देखेंगे, है ना। क्योंकि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है उनके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को फिल करते हैं, तो वहां पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है लिक्विड के साथ। तो ये क्या है सर, सॉफ्ट ड्रिंक की अगर मैं बात करूं, आपको मैं ऑप्शन दूं गर्म चाहिए ठंडी चाहिए, तो आप क्या प्रेफर करते हो? मतलब ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं आपका मुझे नहीं पता, क्या पता आप ठंडी चाय पीते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेनली जो पीपल्स हैं वो कहते हैं कि सर चाय तो हमको गर्म चाहिए और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये हमको ठंडी चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? मतलब इसके अंदर टेस्ट आता है, इसके अंदर ये हमको टेस्टी लगती है, इसके अंदर टेस्ट ही नहीं रहता कुछ। अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो सर गर्म कर दें तो इसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा, जो सीधा सा टेस्ट होगा वो किसके अंदर होगा? कोल्ड के अंदर, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। अगर सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ी सी भी गर्म हो तो टेस्ट नहीं लगता ना आपको, बेकार सी लगेगी वो। और चाय अगर थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसका भी टेस्ट चला जाता है। तो यहां पे ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं कि इनकी कहानी क्या है, ध्यान से देखो। आपको पता है सर चाय एक्चुअल में किस तरीके का सॉलिड है? वो सॉलिड इन लिक्विड ही तो है। आपने क्या करा है कि सर दूध के अंदर चीनी डाल दी, दूध के अंदर आपने चाय पत्ती डाली है, तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। और अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करते हैं सर, लिक्विड के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं, तो ये कैसा है सर? ये गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। मैं जानता हूं कि सर सॉलिड इन लिक्विड होगा
तो नेमली जेनरली कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और अगर ये ऐसा है गैस इन लिक्विड में है तो बेटा जी कैसा है, एक्सोथर्मिक। अब याद करो, अभी हमने पढ़ा था कि सर एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अभी पढ़ा था ना, बिल्कुल अभी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक है, मुझे इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तब जाके हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझना। अब यहां पे क्या है बेटा जी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, चाय को हॉट करा, तो वहां पे क्या है कि जो आपने इसके अंदर चाय पत्ती, चीनी, जितनी भी चीजें डाली हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगी। और जब वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होंगी तो वो आपको बहुत टेस्टी भी लगेंगी। उनके अंदर अपना टेस्ट होगा एक बड़ा मजेदार सा, है ना भाई। चाय के अंदर टेस्ट किसका आता है, खाली दूध का टेस्ट थोड़ी आता है। जब उसके अंदर वो कंप्लीटली बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएंगे, जो भी हमने सॉल्यूट लिए, चाहे शुगर लिए, चाहे हमने टी लीफ लिए, जितनी भी चीजें ली हैं। तो यहां पे क्या, अगर कोल्ड होगा, टेम्परेचर डाउन करेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सर अब क्या होगा कि जो चाय पत्ती, चीनी हमने ली वो सॉल्युबल ही नहीं है पूरी तरीके से। अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो उनका टेस्ट हमें नहीं आएगा चाय में, तो इसलिए हमें चाय अच्छी नहीं लगेगी। अब आते हैं सर सॉफ्ट ड्रिंक पे। अगर हम इस गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी है तो क्या है यहां पे कि सर इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब मोर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर। और जो टेस्ट है, जो हमें चिलेशन सेंसेशन फील होती है कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। आप दो टेस्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। आप एक तरफ माजा की बोतल ले लो और एक तरफ आप थम्स अप की बोतल ले लो। तो आपको क्या है कि सर जो थम्स अप की बोतल होगी उसको जब आप पियोगे तो आपको लगेगा कि आपके जॉज में, टंग्स में, माउथ के अंदर आपको एक चिल्ड सेंसेशन सी फील होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। जबकि आप माजा पी के देखो, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा, वो तो आपको एक जूस की तरह लगेगा, बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें एक चिल्ड सेंसेशन फील होती है, उसी का टेस्ट आता है, वही टेस्ट हमें लगता है। अब मान लो कि सर टेम्परेचर हमने सॉफ्ट ड्रिंक को गर्म ले लिया, तो गर्म सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हुई। और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो तो जो चिल्ड सेंसेशन थे वो आपको फील नहीं हो रहे। अब आपको टेस्ट उसका अलग लग रहा है। तो इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक को बेटा जी, या जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको हम कोल्ड प्रेफर करते हैं, और ये टी है इनको हम हॉट प्रेफर करते हैं। तो कहने का मतलब कि सॉलिड इन लिक्विड के जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमें हमेशा गर्म ही अच्छे लगेंगे, और जो बेटा जी गैस इन लिक्विड के जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा हमें ठंडे ही अच्छे लगेंगे। ये इस फैक्ट का एब्सोल्यूट रीजन था कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि सर गैस इन लिक्विड की कहानी क्या है, बिकॉज सॉलिड इन लिक्विड का जितना भी कॉन्सेप्ट है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसके अंदर प्रोसेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा बेटा जी जो डिस्कशन होने वाला है वो गैस इन लिक्विड में होगा, और यहाँ पे भी आपको आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे और उनके वैलिड रीजन भी, है ना। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास गैस इन लिक्विड में होगी। इसके अंदर हम हेनरीज लॉ को भी पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये पोर्शन भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा जी, और नेक्स्ट क्लास में हम गैस इन लिक्विड को पढ़ेंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे, इसके अंदर हेनरी इक्वेशन आएगी उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हेनरीज लॉ की जितनी भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो सारी एप्लीकेशंस बेटा जी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।